देखिए भाई आज अपन पढ़ रहे हैं एफ के एलिमेंट। बोला पहले क्या लिखा है ध्यान दें। एफ के तत्व के बारे में हमने बताया कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है भाई एफ कक्षक में भरा जाता है एफ के तत्व कहलाते हैं। याद रखना इनकी बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। ये लिखा है ना हमने बाह्यतम 3 कोश कैसे अपूर्ण होते हैं देखो। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 f 1 to 14 n-1 p0 से 1 n-2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखो ये बाह्यतम ज्यादा अपूर्ण है, ये n- वाला भी अपूर्ण है और ये n-2 वाला भी क्या है अपूर्ण। 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो बाह्यतम 1 2 ये बाह्यतम, ये उपांतीय और ये पूर्व उपांतीय। ये तो कौन सा है बाह्यतम संयोजकता कोश। ये तो क्या कहलाता है संयोजकता कोश। ये क्या कहलाता है वो n- वाला उपांतीय और ये क्या कहता है पूर्व उपांतीय। आगे बात समझ में। ये 3 कोश क्या होते हैं अपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको हमने आंतरिक संक्रमण तत्व इनको कहा। इसके बाद अपन ने लिखा कि इन्हें आवर्त सारणी में कहां स्थान दिया गया नीचे की ओर और इन्हें वर्ग संख्या 3 और आवर्त 6 और 7 से संबंधित कर दिया गया। ये संख्या में कितने होते हैं 28 होते हैं। अब अपन ने क्या लिखा है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही ना। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बोर्ड पे से लिख दो। ये याद रखना 0 से 1 10 मत कर देना, केवल एक इलेक्ट्रॉन जाता है। देखिए भाई नीचे लिखो ये भी लिख देना पूर्व उपांतीय उपांतीय और संयोजकता कोश ये भी लिख देना। नीचे लिख के ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे लिख लो और इसको इनसे बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से लिख लो। तो देन है नीचे लिख लो वहां लिख दिया ना लाइन में। अब एक बार नीचे लिखो और ये लिख देना पूर्व उपांतीय उपांतीय और संयोजकता कोश। ये लिखना संयोजकता कोश उपांतीय कोश और पूर्व उपांतीय कोश। लिख दिया नीचे लिखो। आवर्त सारणी में इनकी 2 श्रेणियां हैं। आवर्त सारणी में इनकी 2 श्रेणियां हैं। एक लैंथेनाइट श्रेणी और ब्रैकेट में लिख देना 4f श्रेणी। लैंथेनाइट श्रेणी ब्रैकेट में लिखोगे और इसके नीचे लिखो नंबर 2 कौन सी है बताइए आप। लैंथेनाइट के बाद शाबाश एक्टिनाइट श्रेणी बी में लिखो एक्टिनाइट श्रेणी 5f श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी 5f श्रेणी। ये आपको 12th में और आगे की क्लासेस में सब में मदद करेगी जो जिस तरीके से अपन ने लिखवाया है। लैंथेनाइट श्रेणी 4f श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी 5f श्रेणी। देखिए बेटा अब नीचे लिखो ए लैंथेनाइट श्रेणी। पहले लैंथेनाइट के बारे में बता दें फिर एक्टिनाइट के बारे में बता दें। ए लैंथेनाइट श्रेणी देखिए भाई इसको पॉइंट में लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके चलते जाना तो आसानी से याद हो जाएगा। लैंथेनाइट श्रेणी 4f श्रेणी लिखा। सुनो पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं लैंथेनाइट श्रेणी कहलाती है। लिखो वे तत्व
जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं, 4f कक्षक में भरे जाते हैं। लैंथेनाइट कहलाते हैं, लैंथेनाइट कहलाते हैं। सुनो भाई, नंबर 2 ध्यान से सुनना सब। यहाँ क्या लिखा हुआ है और बोलना मुझे। आप ये पूछता है कि भाई इसे लैंथेनाइट श्रेणी क्यों कहते हैं, ये तो बताओ। तो सब सुन लेना, क्योंकि ये श्रेणी लैंथेनम के बाद प्रारंभ होती है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया भाई, लैंथेनाइट रख दिया। और इसमें उपस्थित तत्वों को लैंथेनॉन कहा। क्या कहा? देखो नंबर 2, ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। ऐसे लिख देना Na और ब्रैकेट में लिख देना लैंथेनम। ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, लैंथेनाइट कहते हैं। तथा इसमें उपस्थित तत्वों को क्या कहते हैं, तथा इसमें उपस्थित तत्वों को लैंथेनॉन कहते हैं। आप देखो यहाँ लैंथेनम क्या यहाँ ये लिख देना बेटा 57 है ना, ताकि ध्यान रहे, इसका परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है। अब देखें, अब लैंथेनम के बाद आता है सीरियम। तो ये श्रेणी सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक होती है और इनमें कुल 14 तत्व उपस्थित होते हैं। कितने तत्व उपस्थित होते हैं? देखो नंबर 3, ये श्रेणी सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक होती है। और इस श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? और इस श्रेणी में कुल 14 तत्व होते हैं। बच्चा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड पे देखना है। देखो अपन ने वो वरीयता का क्रम बताया था ना, उसमें बताया था पहले 6s कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने से पूर्व N+ हेलियम का पद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में प्रवेश करता है, दिखा था ना हमने। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या जाएगा, ये चौथे से शुरू है 4f 1 to 14 पहले देखें N-1, इसके बाद क्या जाएगा 5d 0 से 1, और ये क्या जाएगा, हो गया ये N-1 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5, ये N-2 हो गया, 6 में से 2 गए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है 1 to 14, 5d 0 से 1 6s2 होता है। लिख दीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और नंबर 5, इन्हें प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इन्हें प्रथम
अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। नंबर 6, इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। क्योंकि प्रारंभ में इन्हें दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया गया। प्रारंभ में इन्हें दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया गया। नंबर कौन सा है? 7 में लिखो। लैंथेनाइट सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त कौन सी भाई? +2 +4। क्लियर हो गई? नंबर 8 लिखे। +4 +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। बस ये याद रखना, +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। नंबर 8, इस श्रेणी में PM प्रोमेथियम, इसमें PM को छोड़कर PM होता है प्रोमेथियम को छोड़कर कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव नहीं होता है। बताइए, इनके त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। नंबर 10, लैंथेनाइडों के यौगिक अपेक्षाकृत कम क्षारीय होते हैं। अपेक्षाकृत कम क्षारीय होते हैं। इसका मतलब समझे, अपेक्षाकृत किसके लिए आया है? एक्टिनाइडों के लिए, है ना। तो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं भाई? कम क्षारीय। नंबर 11 लिखो। इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, संकुल यौगिक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका आगे हम। इसका क्या लिखे? इनकी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत क्या होती है भाई? संकुल यौगिक, बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत किसके लिए आया है?
एक्टिन। यहाँ पे शब्द किसके लिए आया? ये किसके बारे में पढ़ा आपने? अब लिखो एक्टिनाइड से ऐसे कैसे लिखेंगे उसमें? देखिए भाई कैसे शुरू करेंगे। पहला वेद क्या था? इधर देखें, वेद तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया था? 4f में। तो इसको हमने क्या कहा था? लैंथेनाइड। और वेद तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरे जाते हैं वो क्या कहलाएगा? एक्टिन। देखो नंबर 1 वेद तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है। एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक्टिनाइड कहलाते हैं तथा इसमें उपस्थित तत्वों को क्या कहते हैं? शाबाश, एक्टिनोन। तथा इसमें उपस्थित तत्वों को एक्टिनोन कहते हैं। क्या बताया हमने? वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरे जाते हैं लैंथेनाइड कहलाते हैं, एक्टिनाइड कहलाते हैं। और इसमें उपस्थित तत्वों को एक्टिनोन कहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ये कहां से शुरू हुई? लैंथेनाइड 57। ये कहां से शुरू होती है? अब सुनना, क्योंकि ये श्रेणी के तत्व एक्टिनियम के बाद प्रारंभ होते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड लिखो। नंबर 2 में लिखो ये तत्व एक्टिनियम 89 के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। नंबर 3 ये श्रेणी थोरियम 90 से थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक लॉरेंशियम 103 तक होती है। इस श्रेणी में 14 तत्व उपस्थित होते हैं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 4f, यहाँ आ जाएगा क्या बोलो 5f12, यहाँ क्या आ जाएगा 6d, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाँ 4.5 जो भी नंबर है, कौन सा नंबर है? 4। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइव ए 1 to 14 6d07 7s2 होता है। मुझे बताना यहाँ 5वां पॉइंट कौन सा लिखाया था, उसमें बताना। इसे लिखो इन्हें
द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। वो उसी हिसाब से लिखा दे उसी क्रम में। द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं। छठा कौन सा था उसमें? लिख दो, इसमें भी लिख दो। इन्हें भी दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं। क्योंकि इन्हें प्रारंभ में किससे प्राप्त किया गया? दुर्लभ खनिजों से प्राप्त किया गया। सेम उसी क्रम में लिखवा देना है। देखिए भाई, अगला पॉइंट सुनना। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 +4 दर्शा रहे हैं, और ये +3 के अतिरिक्त +2 +4 +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित कर। देखो ये तक +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त, ये याद करना है भाई सारे पॉइंट। +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। +2 +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। आगे सुने, इधर देखिए, यहाँ केवल एक ही रेडियो एक्टिव था 14 में से, केवल प्रोमेथियम। और याद रखना कि इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। देखो इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। नंबर 9 देखिए, इनके त्रिधनात्मक आयन को कैसे दें? रंगहीन। इनके त्रिधनात्मक आयन कैसे होंगे? देखो इनके त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते हैं। ये क्या थे? कम क्षारीय थे, और ये तो ये अपेक्षाकृत अधिक क्षारीय होते हैं। नंबर 11, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब सुनना, नाइट से शुरू हो रही है। अब इस बात को समझना, पूछा भी जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, सारी बातें पूछी जाती है। अब सुनो, तुलनात्मक भी पूछा जाता है। थोरियम 90 है ना, और यूरेनियम 92, यानी कि इससे 2 तत्व आगे। याद रखना, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं वो प्राकृतिक में उपलब्ध नहीं होते, वो मानव द्वारा तैयार किए गए हैं। और इन तत्वों को हम कहते हैं
यूरेनियम तत्व क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाता है परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताओगे यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं वो प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं और इन्हें मानव द्वारा प्रयोगशाला उद्योगशाला में तैयार किया गया है। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? देखो नंबर वाला, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम व अस्थायी होते हैं, कृत्रिम वे अस्थायी होते हैं तथा ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। और इन सभी तत्वों को मानव द्वारा संश्लेषित किया गया है। इसलिए इन्हें परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करो लास्ट में। ये सभी तत्व धातु होते हैं और इन तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। धातु धातु होते हैं, धातु होते हैं और इन तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। अच्छा, कमियां लिखाई दी अपन ने सारणी की, पहले लिखा दिया ना कभी, ये एसपीडीएफ ब्लॉक भी हो गया। अब यहाँ एक बात आई है कि जो मानव द्वारा तैयार किए गए तत्व हैं उन तत्वों के नाम किस प्रकार से दिए गए? कोई बता सकता है बच्चा? नहीं? उस देखो हेडिंग डालो में दिखाई देता हूँ। देखो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामांकन। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामांकन। एक बार बताओ, डायरेक्ट नाम लिखाऊं, लिखाना सिखा दें या नियम नियम की तो कोई जरूरत है नहीं? कहो तो बताओ क्या करें? या 2-4-5 लाइनें याद नहीं करना है, उसे लिखने में चाहो लिख लो। बोलो, डायरेक्ट नाम सिखा देना। देखो, जैसे मान लीजिए कोई तत्व 101 नंबर पे है ना, तो हमें ये याद होना चाहिए पहले वाले एक को क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे और 0 को किस नाम से संबोधित करेंगे। हाँ, समझना मिल जाता है। नीली मिलेगा बिल्कुल साथ, कोई दिक्कत थोड़ी है तो नीचे रहेगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जरा सी दिक्कत क्या है, कायम में दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिले तो पोटेस्ट्रोल ले लेना है ना, नहीं मिले तो पोटेस्ट्रोल ले लेना। हाँ,
क्या कहेंगे, 02 क्या कहेंगे, 1 को क्या कहेंगे, या 102 है, 102 का देना है तो 2 को क्या कहेंगे, 103 का देना है तो 3 को क्या कहेंगे। अगर हमें ये चीज मालूम हो तो उसका नाम आप आसानी से दे सकते हैं। समझ में आ गई? तो मैं अगर अंक 0 से 9 तक आपको लिखा दें तो किसी भी तत्व का नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो यूं लिखो, देखो यहाँ लिखना अंक और यहाँ लिखना नाम और यहाँ लिखना संक्षिप्त रूप। चलो संक्षिप्त रूप लिखो, संक्षिप्त रूप पहले देख लें, कुछ नहीं करना है। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं आएंगे, क्या आएंगे, और हाँ और उसको ओटी का ही कराना, ओटी का ही कराना। और ओटी में कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? तो देख लेना, तुम्हारे हिसाब से मेरे को ओटी की राय है ना। देखिए भाई, जैसे अंक है 0 तो इसको हम कहेंगे नील। क्या कहेंगे? और इसका संक्षिप्त नाम हम इसे डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ 0 है ना, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? दिल। अगर 1 है तो UN अन। क्या करेंगे? अन। संक्षिप्त नाम है यू। और अगर 2 है तो वाई। संक्षिप्त नाम है 3 है ट्राइब। 4 है वाट। कैसे लिखेगा? 5 है पेन। 6 है एक्स। 7 है एक्सेप्ट। 8 है ऑप्ट। 9 है एन। क्या भाई? एन या किसी वाले पद्धति में दिया, जैसे इसका नाम लिखना है 101 और लास्ट में ईएम लगा देना। अब जैसे 101 का नाम देना है तो 1 पे क्या आएगा? अन। 0 है, क्या जाएगा? अनिल। फिर क्या है? 1 अनिल। क्या जाएगा? अनियम। लास्ट में क्या जोड़ देगा? अनिल अनियम। आई समझ में? ऐसे आप सबका नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखो, इसके ऊपर यहाँ लिखो पहले ये तत्वों के IUPAC नामांकन हेतु संकेतन। तत्वों के IUPAC नाम हेतु, तत्वों के IUPAC नाम हेतु संकेतन। अब इसको लिख लीजिए, बस लास्ट में नियम लगाना, ये ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं
सारणी बना लेना। सारणी बना ली क्या? बना ली सबने? बना ली क्या? गलत मत लिखना, ना ध्यान रखना। नीचे देखो, किसी तत्व का नामांकन करने के लिए, किसी तत्व का नामांकन करने के लिए तीनों अंकों के मूल नाम को, तीनों अंकों के मूल नाम को क्रम से लिखते हैं तथा अंतिम अंक के मूल नाम को मूल नाम के लिखो, मूल नाम के अनुलग्न में इयम, यह देखिए इयम लगा देते हैं। लास्ट में क्या लगा देना है? अब 101 का नाम बोलना है, बोलो। अनिल, यह लगाना है लास्ट में, अनिल, अनिल। अब देखो इसका संक्षिप्त नाम, अन को क्या कहा था हमने, है ना, और उसको क्या कहा, और उसको क्या कहा, ये इसका संकेत हो। आई समझ में? लिख दो इसको। दो को क्या लिखोगे भाई? अन भैया क्या हो जाएगा? अन नेल। इतना आसान काम हो गया, नियम की भी जरूरत नहीं पड़ी और नाम भी हो गया। देखो
तो इसके अनुसार चलते रहेंगे। जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होती रहेगी ना, तो मैंने लास्ट बता दिया जैसे 125, अगर आगे आगे 118 है, 125 आ गया तो उसका नाम क्या होगा? अनबाइट पेंटियम, यानी कि पहले से हमने नामांकन कर दिया था। क्या एक है ना, अननीलियम हो जाएगा ना ये, अननीलियम अन और जीरो है तो क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? अन और जीरो को क्या कहेंगे? अन वो क्या हो जाएगा? नीलियम। अन ठीक है, अन नीलियम अन ये हो गया, और ये एक आया ना, तो एक को क्या कहते हैं? जीरो में क्या है? ले लेना, तो वही तो क्या है हम मकारों पहले ये दिखावा ना, एक है ना, यम लगेगा ना अन में, तो नीलियम में तो निकलेगा उच्चारण, यम लगेगा ना अन में, अनीलियम, तो यही तो आएगा नीलियम, यही तो उच्चारण बनेगा उसका। अनीलियम ये अन हो गया ना, अन में अन प्लस इयम, भाई जीरो तो है नहीं क्या? अनियम एक अच्छा बोला ये अन बाई 5 बजे हो गया अन एक में क्या आएगा? अभी तो आएगा एक में यू सही कर लो, हमारे साथ इसके साथ देख लो, एक इधर बताता है, किधर बताता है, एक जना बोलता है। अब सुनो भाई, ये आपका मूल रूप, मूल आधार, इसका एक अपन ने ग्राफ भेजते हैं, मान लो आवर्त सारणी का। अब आपकी आवृत्तिता चले, अरे बेटा क्या शीट पे तो देख, शीट पे जब मिलेगी मैं इसकी फोटो से डालूंगा, इसकी फोटो से मुझे शीट कर अच्छा नहीं तो मिल जाएगी बेटा, शीट में कोई परेशानी थोड़ी है, लेकिन क्या ले लेना शीट लिखना, लेकिन लिखना जरूरी है, वो ये बात ध्यान रखना, शीट ले लेगी तब भी लिखना है, क्योंकि हम देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं भाई।